हेलो एवरीवन। सिंटेक्स के इस वीडियो में रूल नंबर 50 से हम लोग समझना शुरू करेंगे। रूल 50, इफ द मेजोरिटी ऑफ की हिंदी होती है अधिकांश। अ मेजोरिटी ऑफ जिसकी हिंदी होती है बहुताय। अ माइनॉरिटी ऑफ जिसकी हिंदी होती है अल्पसंख्यक। जब भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया जाता है तो इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। यानी कि जब भी ये सभी शब्द प्रयोग किए जाएंगे तो ये अपने बाद प्लूरल नाउन का ही प्रयोग करेंगे। तो नियम कहता है कि इफ ये सभी शब्द जब भी प्रयोग किए जाएंगे, यदि इन सभी शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं तो इनके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। और जब इनका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, इट फंक्शंस एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। सो इसलिए इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। यदि आप द मेजोरिटी ऑफ, अ मेजोरिटी ऑफ, अ माइनॉरिटी ऑफ इनका प्रयोग करते हैं तो इनके बाद नाउन प्लूरल प्रयोग करना है। और जब भी ये वाक्य का सब्जेक्ट बनेंगे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, इसलिए वर्ब भी यह प्लूरल ही लेंगे। जरा एग्जाम्पल्स को देखा जाए। द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर ट्रेटर्स। इस ट्रेटर की हिंदी होती है धोखेबाज, धोखा देने वाला। तो वाक्य का जो सब्जेक्ट है द मेजोरिटी ऑफ के साथ पीपल है। और जब भी इस तरह के सब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए वर्ब प्लूरल प्रयोग किया जाता है। इसलिए आर का प्रयोग करना बिल्कुल सही है। अगर हम लोग एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो द मेजोरिटी ऑफ, अ मेजोरिटी ऑफ और अ माइनॉरिटी ऑफ, जब भी इनका प्रयोग करें तो हमेशा ध्यान दें कि इनके बाद जो नाउन प्रयोग करना है नाउन भी प्लूरल आएगा। और जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे किसी भी सेंटेंस में तो सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल होगा, इसलिए वर्ब भी प्लूरल प्रयोग किया जाएगा। रूल 51 की बात करते हैं। इफ नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, ध्यान दीजिएगा, पहले एक नाउन आए, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन का शब्द आए, उसके बाद सेम नाउन यानी कि जो नाउन पहले प्रयोग किया गया है प्रीपोजिशन के, अगर वही नाउन आता है सेम नाउन, तो फिर स्थिति क्या होगी। तो यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का प्रयोग यदि हम लोग सेंटेंस में करते हैं वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, तो यह इट फंक्शंस एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। और सो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। 51 नंबर रूल क्या है? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, नाउन आए प्रीपोजिशन आए और बिल्कुल वही नाउन आए जो प्रीपोजिशन के पहले प्रयोग किया गया है, तो इस स्थिति में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मैन एक नाउन आया, उसके बाद आफ्टर प्रीपोजिशन का शब्द आया, उसके बाद मैन वही नाउन आया जो प्रीपोजिशन के पहले प्रयोग किया गया है।
तो इनके प्रयोग से जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ बना वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग किया गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि एक नाउन आया फिर वही नाउन आ गया, तो इन दोनों के प्रयोग से जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लुरल हो गया। 51 नंबर रूल में ध्यान देना है कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन और बिल्कुल वही नाउन आए, तो इस स्थिति में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर की तरह कार्य करता है और इस स्थिति में यह वर्ब सिंगुलर लेता है। अगर इस स्थिति में आप प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हमारा ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। रूल 52। रूल नंबर 52 में यहां दो शब्द नथिंग बट और एवरीथिंग बट के बारे में बातचीत की गई है। नथिंग बट की हिंदी होती है कुछ भी नहीं लेकिन, और एवरीथिंग बट की हिंदी होती है सब कुछ लेकिन। रूल कहता है कि जब भी आप नथिंग बट या एवरीथिंग बट का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लुरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों के बाद, नथिंग बट के बाद या एवरीथिंग बट के बाद आपका आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल भी हो सकता है, नाउन प्लुरल भी हो सकता है, नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल भी हो सकता है। किसी भी प्रकार के नाउन का आप प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप इनका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसलिए इनके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। नथिंग बट, एवरीथिंग बट, इनके बाद किसी भी प्रकार का नाउन आए, इनके बाद किसी भी प्रकार का नाउन आए, लेकिन इनसे बनने वाला जो सब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो कुछ भी नहीं लेकिन के अर्थ में, और एवरीथिंग का सब कुछ लेकिन। अगर देखा जाए ध्यान से तो देखिए, नथिंग बट की हिंदी ओनली, नो मोर या लेस देन, इन तीनों अर्थों में प्रयोग की जाती है, और एवरीथिंग बट की जो प्रयोग की जाती है वह ऑल थिंग डिस्पाइट दिस या ऑल थिंग्स एक्सेप्ट, इस अर्थ में इनकी प्रयोग की जाती है। तो जो एग्जाम्पल में सेंटेंस दिए गए हैं उन एग्जाम्पल में सेंटेंस को जरा समझते हैं। पहला, नथिंग बट ट्री वॉज देयर। सबसे पहले देखा जाए, नथिंग बट के बाद ट्री एक सिंगुलर नाउन आया है, इसके बाद वर्ब हम सिंगुलर प्रयोग किए हैं जो कि बिल्कुल सही है। नथिंग बट ट्री वॉज देयर, कुछ भी नहीं लेकिन वहां पर पेड़ था। जरा समझने की बात है, यानी कि यह क्या कहा जा रहा है कि वहां पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं था, यानी कि वहां केवल पेड़ ही पेड़ था। आप ये भी बोल सकते हैं वहां केवल पेड़ ही पेड़ थे, अगर आप ट्रीज का प्रयोग कर दें। उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भले ही आप प्लुरल नाउन का प्रयोग करें वर्ब हमारा सिंगुलर ही रहेगा, आप अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करें वर्ब सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। एवरीथिंग बट ट्री वॉज देयर, एवरीथिंग का प्रयोग हम लोग किस अर्थ में करते हैं? देखिए, ऑल थिंग्स एक्सेप्ट, को छोड़कर सभी चीजें, यानी कि सब कुछ लेकिन, यानी कि एवरीथिंग बट ट्री वॉज देयर।
एवरीथिंग बट ट्री वॉज देयर, वहां पर सब कुछ था लेकिन पेड़ को छोड़ करके, नहीं, एक्सेप्ट को छोड़ करके। एवरीथिंग बट ट्री वॉज देयर, यानी कि वहां पर पेड़ को छोड़ करके सब कुछ था। जबकि पहले वाले की हिंदी क्या है, वहां केवल पेड़ ही पेड़ था, यानी कि केवल पेड़ था, पेड़ के अलावा कुछ नहीं था। और 4 नंबर की हिंदी हो गई कि वहां पर क्या था, सब कुछ था लेकिन पेड़ नहीं था। आप एवरीथिंग बट के बाद प्लूरल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही आएगा। आप अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग किए जाने वाला वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। तो इस तरह से हम ध्यान देते हैं कि नथिंग बट हो या एवरीथिंग बट हो, इनके बाद आने वाला नाउन किसी भी प्रकार का हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अनकाउंटेबल हो, लेकिन जो वर्ब प्रयोग किया जाएगा वह वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। नोट नंबर 1 में नथिंग की हिंदी बताई गई है, जिसका अर्थ होता है नॉट एनीथिंग, और एवरीथिंग की हिंदी बताई गई है ऑल थिंग। और नोट नंबर 2 में नथिंग बट की हिंदी बताई गई है और एवरीथिंग की हिंदी बताई गई है। जैसे नथिंग बट की हिंदी वनली, नो मोर, लेस देन। वनली मतलब केवल, नो मोर मतलब इससे ज़्यादा नहीं, लेस देन की अपेक्षा कम। जैसे नथिंग बट अ मिरेकल कैन सेव हर नाउ, यानी कि केवल चमत्कार ही अब उसे बचा सकता है। मिरेकल मतलब होता है चमत्कार। नथिंग बट की हिंदी हम केवल लगा सकते हैं, यानी कि अब उसे केवल चमत्कार ही बचा सकता है। नो मोर यानी कि चमत्कार से कम उसे कुछ नहीं बचा सकता है। लेस देन यानी कि चमत्कार से कम उसे कुछ नहीं बचा सकता, यानी कि उसे बचाने वाला केवल चमत्कार ही है। नथिंग बट ट्री वॉज देयर, शुरू में इसे हमने देखा। एवरीथिंग बट सैंड वॉज देयर, एवरीथिंग की हिंदी होती है ना ऑल थिंग डिस्पाइट दिस, या फिर ऑल थिंग्स एक्सेप्ट को छोड़ करके सब कुछ होना। एवरीथिंग बट सैंड वॉज देयर, नहीं, सब कुछ था वहां केवल बालू को छोड़ करके, यानी कि वहां पर बालू नहीं था। तो नथिंग बट और एवरीथिंग बट इनका जब भी प्रयोग करना हो तो इनके अर्थ को ध्यान दें, किस तरह से इनका प्रयोग करना है। रूल नंबर 53 पर ध्यान दिया जाए। रूल नंबर 53, वन ऑफ द प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन, यानी कि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल ही होता है। यानी कि वन ऑफ के बाद प्रयोग किए जाने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, और जब इनका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आए या प्रोनाउन प्लूरल आए, लेकिन इनसे मिलकर के जो सब्जेक्ट बनेगा वह सब्जेक्ट सिंगुलर की तरह काम करेगा, इसलिए सो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, इसलिए यह सिंगुलर वर्ब लेता है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर की तरह कार्य करता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। वन ऑफ का प्रयोग अनेक में से एक को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्योंकि केवल एक बार में एक को ही दर्शाया जा रहा है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। जैसे वन ऑफ द टीचर्स वाज लेबोरियस, शिक्षकों में से एक मेहनती था, यानी कि शिक्षकों की संख्या तो बहुत थी, अनेक थी, एक से ज़्यादा थी,
लेकिन उनमें से केवल एक ही शिक्षक थे जो मेहनती थे। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। गलती यह होती है कि नाउन को प्लुरल देख करके या फिर प्रयोग किए जाने वाले प्रोनाउन को प्लुरल देख करके अक्सर वर्ब प्लुरल प्रयोग कर दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों ही प्लुरल प्रयोग होगा, लेकिन प्रयोग किए जाने वाला जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा, क्योंकि यह अनेक में से केवल एक का बोध कराता है, केवल एक को दर्शाता है। इसलिए सेकेंड नंबर सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग गलत है और फोर्थ नंबर सेंटेंस में भी वर्ब का प्रयोग गलत है। नहीं, वन ऑफ देम वाज अ फेमस सिंगर, उनमें से एक प्रसिद्ध गायक था। गायकों की संख्या नहीं देम के द्वारा दर्शाई गई है, एक से ज़्यादा है, लेकिन बताया केवल एक के बारे में जा रहा है, इसलिए प्रयोग किए जाने वाला वर्ब सिंगुलर है। ये आपके सामने जो है एक एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस दिया गया है, जो कि एसएससी के सीजीएल में 6/6/2019 में पूछा गया था। इसमें क्या गलती है जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ वन ऑफ का प्रयोग किया गया है। पूरे सेंटेंस की हिंदी आप लोग समझ सकते हैं, उसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्या गलती है जरा उसको हम लोग समझते हैं। नियम ये कहता है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लुरल होना चाहिए, और देख लीजिए बिल्कुल इसमें गलती है, इसलिए हमारा आंसर जो है वह बी होगा। जो सेक्शन गलत है उस गलत सेक्शन को चुनना है। अब इसकी सही ना जवाब क्या होगी, तो देख लीजिए वर्ष ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात की जा रही है। चक्रवात सिंगुलर प्रयोग किया गया है, प्लुरल इसे बनाना पड़ेगा। रूल नंबर 54, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, इनका प्रयोग 38 नंबर रूल में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। 38 और 39 नंबर रूल जो है उसमें इसके बारे में बातचीत की गई है, तो उस रूल को आप लोग देख लें। नहीं, रूल नंबर 55 को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इफ द वर्ड देयर, जो ये शब्द देयर है, जब इसका प्रयोग किसी भी सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जो केवल सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए या सेंटेंस में केवल नाम के लिए ही प्रयोग किया जाता है, उस सेंटेंस के हिंदी अर्थ में उसका कोई रोल नहीं होता है। जब ऐसे सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाए और वह सब्जेक्ट देयर हो, तो अपने बाद देयर जो वर्ब लेता है वह वर्ब अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन पर डिपेंड करता है। यानी कि देयर के बाद आने वाला वर्ब उसके बाद आने वाले वर्ब के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा जाए, देयर के बाद यहां इज का प्रयोग किया गया है। इस इज का प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लुरल है, यानी कि उसका नंबर और पर्सन क्या है। तो देयर के बाद इज इसलिए आया है कि इसके बाद प्रयोग होने वाला
जो नाउन है वह सिंगुलर है। देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, टेबल पर एक कलम है। यहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि वहां टेबल पर एक कलम है। देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। उसी तरह से सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल, देयर के बाद आने वाला आर 5 पेन्स के कारण है। 5 पेन्स एक प्लुरल नाउन है, इसलिए आर प्लुरल प्रयोग किया गया है। देयर इज नथिंग फॉर मी, नहीं, क्योंकि देर के बाद इज आया है वो डिपेंड करता है कि इसके बाद जो जिक्र किया गया है नथिंग, नथिंग एक सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देर के बाद आने वाला जो वर्ब है वो डिपेंड करता है वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन पर। लेकिन इसके साथ कुछ और भी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जो कि नोट नंबर 1 में बताई गई हैं। नोट नंबर 1 जरा समझने की कोशिश करते हैं। इफ सर्टेन यूनिट्स, यूनिट्स यानी कि इकाई किस प्रकार की, तो सर्टेन अमाउंट को दर्शाने वाली, डिस्टेंस को दर्शाने वाली, वेट को दर्शाने वाली यानी कि वजन, सर्टेन पीरियड यानी कि अवधि को दर्शाने वाली, सर्टेन हाइट ना, हाइट यानी कि ऊंचाई को दर्शाने वाली, इस तरह के किसी इकाई का प्रयोग किया गया हो। नहीं, इफ सर्टेन यूनिट्स डिनोटिंग प्लुरल नाउन, और इनकी खूबी क्या है कि ये जो इकाई दर्शाने वाले शब्द होंगे ये प्लुरल होंगे, प्लुरल नाउन की तरह प्रयोग होंगे। यदि इनका प्रयोग यूज्ड आफ्टर द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर, जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है देयर उसके बाद अगर प्रयोग किया जाए, तो दिस सर्टेन यूनिट्स डिनोटिंग प्लुरल नाउन्स फंक्शन एज सिंगुलर सब्जेक्ट्स, तो ये प्लुरल नाउन के रूप में इकाई दर्शाने वाले जो शब्द हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। इसलिए द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर, इसलिए जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर है टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब को लेता है। अब ये सर्टेन यूनिट्स जो कि प्लुरल नाउन के रूप में प्रयोग होंगे, ये आखिर होती क्या है, इनको जरा हम लोग समझते हैं। इसके लिए पहला एग्जाम्पल जरा देखा जाए। देयर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर्स टू गो, समझिएगा, देयर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर्स टू गो, केवल एक और 50 किलोमीटर हमें जाना है। अब यहाँ 50 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर्स का प्रयोग किया गया है। यह एक सर्टेन यूनिट कैसे हो गया, तो समझिए, मान लीजिए 200 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है। उस 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर्स करके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर 50 किलोमीटर्स एक इकाई को दर्शा रहा है। पहला 50 किलोमीटर, उसके बाद दूसरा 50 किलोमीटर, फिर तीसरा 50 किलोमीटर, फिर चौथा 50 किलोमीटर, ऐसे 50 किलोमीटर तय करते करते 200 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर ली जाएगी। अब इस सेंटेंस में पहले 3 50 किलोमीटर्स की दूरी जो है वो तय कर ली गई है और एक केवल 50 किलोमीटर की दूरी तय करना है। इसलिए यहाँ पर 50 किलोमीटर्स जो है वह प्लुरल तो है लेकिन एक यूनिट को दर्शा रहा है, और चूंकि यह केवल एक इकाई एक यूनिट को दर्शा रहा है इसलिए सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, और चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा।
तो यहाँ केवल 50 किलोमीटर्स को नहीं देखना, 50 किलोमीटर्स को नहीं पर ध्यान देना है। 50 किलोमीटर्स जो कि एक यूनिट के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है, उस केवल यूनिट पर ध्यान देना है। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में भी वही है, देयर इज 10 रुपीज टू पे, 10 रुपए चुकाना है। अगर किसी को 100 रुपीज चुकाना हो तो उसे 10 रुपए के यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है और केवल उसे 10 रुपए चुकाना है। यहाँ पर 10 रुपीज केवल एक यूनिट को दर्शा रहा है। तो इस तरह से जब भी देयर के बाद कोई प्लूरल नाउन प्रयोग किया गया हो जो कि एक इकाई को दर्शा रहा हो, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा और वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से नोट नंबर 2 पर ध्यान दिया जाए। नोट नंबर 2 में दर्शाया गया है कि इफ अ पेयर वर्ड यानी कि जोड़े में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, यदि इनका प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर के बाद किया जाए। यहां पर बताया गया है कि ये पेयर वर्ड्स होते क्या है। तो पेयर वर्ड एक्सप्रेसेस द सेम थिंग और आइडिया। जो ये पेयर वर्ड होते हैं वो एक ही प्रकार के बातों को या विचारों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के वो थिंग बात को दर्शाएगा या एक ही प्रकार के विचार को दर्शाएगा, और इट फंक्शन एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं। सो इसलिए द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। इसलिए जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर है वह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करता है। रूल नंबर 8 जिसमें हमें पेयर वर्ड के बारे में जानना है, जो कि लास्ट में आप लोग को हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में जरा समझ लिया जाए पेयर वर्ड कैसे सिंगुलर अर्थ रखता है। पहला एग्जाम्पल देखिए, देयर इज राइस एंड करी फॉर डिनर। राइस और करी, यहाँ दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। नियम के अनुसार जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ेंगे तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि राइस और करी दोनों साथ मिलकर के केवल एक चीज को दर्शा रहे हैं और वह है डिनर। यानी कि डिनर में जो हम भोजन कर रहे हैं, जो रात्रि भोज है, जो डिनर है, वह राइस और करी उसे खाना है। नहीं, जैसे खाने समय हम लोग थाली में ना और राइस ले लिए, करी ले लिए, कुछ वेजिटेबल्स ले लिए, तो इन सभी को मिलाकर के एक खाना तैयार होता है। कुछ सैलेड भी आप ले सकते हैं। तो इन सभी को मिलाकर के आपका खाना तैयार होता है। तो जब सभी को मिलाकर के केवल एक दर्शाया जाए तो फिर वह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखिए, देयर इज ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ ब्रेड और बटर दोनों मिलकर के केवल एक चीज को दर्शा रहा है और वह है ब्रेकफास्ट, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। इज आने का मेन कारण यही है कि इनके बाद भले ही दो नाउन एंड से जुड़ करके आए हैं, लेकिन ये पेयर वर्ड के रूप में प्रयोग हुए हैं जो कि केवल एक ही थिंग को, एक ही आइडिया को दर्शा रहे हैं। इस कारण से वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया गया है। रूल 56, यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया गया है, और जब भी इट का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ ध्यान देने वाली खास बात क्या है कि इट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब।
इज जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है। इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे इट पर कोई असर नहीं पड़ता है, वह वर्ब हमेशा सिंगुलर ही प्रयोग करेगा। इट इज़ आई हु एम टीचिंग यू, यह मैं हूँ जो तुम्हें टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आई के लिए इज नहीं, ऐसा सुनने में देखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इट के बाद हमेशा इज ही आता है। इसके बाद आने वाला नाउन या प्रनाउन किसी भी प्रकार का हो। इट इज़ वी हु आर हेल्पिंग यू, यह हम लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। यहाँ इट के बाद इज आया है क्योंकि नियम यह कहता है कि इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, वी से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में होगा तो आप बेशक यहाँ सिंगुलर वर्ब चेंज कर सकते हैं, नहीं टेंस के अनुसार ये वर्ब चेंज हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे हमेशा सिंगुलर ही। तो आज हम लोग 56 नंबर रूल तक रहने दिया जाए, नेक्स्ट क्लास में 56 से आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे।